हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और आज हम भौतिक विज्ञान जो कि आपका यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर एक मॉडल पेपर ठीक है अपलोड है, उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं हम। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं पार्ट नंबर 1 में हमने इस मॉडल पेपर का खंड ए और खंड ब ठीक है दोनों मैंने आपको खंड करा दिए हैं। और खंड ए में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 6 बहुविकल्पीय थे जिसको मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, और खंड ब में हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, वो भी 6 नंबर के 6 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। और आज हम खंड से यानी लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आता है खंड तीसरे यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आता है। और अगर आपने वो हमारा पिछला वीडियो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं हम। इसमें है खंड से का तीसरे का क्या क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी है और उसका मात्रक लिखना है। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार का होता है, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। तो यहाँ आपको ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो हम देखिए परिभाषा में आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ रखी होगी, बाकी यहाँ मैं मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई पृष्ठ रखा है, ठीक है, और वैद्युत बल रेखाओं के कैसा रखा है, लंबवत रखा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से लंबवत अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को भी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, हम इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, और फाई बराबर ई ए, अगर हम वेक्टर हटा देंगे तो यहाँ पर कॉस लगता है। ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ये इसके क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएंगे। तो एक फॉर्मूला फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको जो वेक्टर फॉर्म से हम ठीक है हटा देंगे तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक, अब यहाँ आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, 90 है। थीटा की वैल्यू चेंज करने से विद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होता है वो आपने सब पढ़ रखा होगा। तो बाकी यहाँ पर हम परिभाषा की बात कर रहे थे और मात्रक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जब हम मात्रक की बात करेंगे, मात्रक देखिए ये ई है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र जो होता है इसका क्या रहेगा भाई, देखिए न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है, बल का ml t-2 होता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, मीटर है, मीटर। ठीक है, मीटर मतलब लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक l होता है यानी कि L2। और ये जो है कूलम, कूलम आवेश का मात्रक होता है यानी कि आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। तो इस तरीके से हम यहाँ से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए L हो गई पावर 3 L3, और T की पावर -3, 2 पावर और 1 पावर ऊपर जाकर -3 और A ऊपर जाकर -1। तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया। यहां से हम एक दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं इसके हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, ये किलोग्राम है, मात्रक एक और आ जाएगा इसका, तो इसका मात्रक हम MKS वर्ती में ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड -3 और एम्पियर इनवर्स। तो इसका एक मात्रक हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हो गई और मात्रक हो गया। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या मतलब। देखिए ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है, पहले मैं समझाऊंगा फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक कैसे होता है और फिर ऋणात्मक कैसे होता है। ठीक है,
अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में अंदर की ओर आ रही होती हैं तो वहां पर जो विद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक माना जाता है, और जब विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही होती हैं तो वहां विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पृष्ठ से बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं जा रही होगी, अतः यहाँ पर ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जा सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए हमने परिभाषा लिखी, परिभाषा बता दी आपको, मात्रक बता दिए, और विमेय सूत्र भी साथ साथ बता दिया है मैंने आपको, और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या मतलब है वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म होता है। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए 5 एम्पीयर की धारा यानी आई जो दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। तो देखिए क्या है, धारा आई का मान है 5 एम्पीयर, और तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालनी है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें एक और दे रखा हमें कितना, प्रति मिनट पूछा है। प्रति मिनट मतलब टाइम कितना है, 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हम फॉर्मूला जानते हैं I बराबर Q अपॉन T, और Q वाला जो फॉर्मूला होता है Q बराबर n ही कर सकते हैं हम। Q बराबर प्लस माइनस n ही होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण। तो यहाँ से Q बराबर प्लस माइनस n ही ले सकते हैं हम। ठीक है, और अपॉन T, तो यहाँ से मुझे जो निकालना है वो n निकालना है, तो मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो NE बराबर IT हो जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT अपॉन E। कितना हो जाएगा, अब सारी वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ। देखिए यहाँ कर देता हूँ, तो n कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से I कितना है 5 एम्पीयर, और T टाइम कितना हमारा 60 सेकेंड, और हमारा E कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ये हो गया। ठीक है, अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 187.5 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक कैपिटल R के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बता रखा पहले से ही, और दोबारा सुन लीजिए। तो n बराबर हमने 1 ले लिया, यहाँ n बराबर 2, और n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, इस तरीके से होता है n बराबर इंफिनिटी। ठीक है, और बीच में काफी सारे और भी होते हैं एनर्जी लेवल। तो देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 3 से n बराबर इंफिनिटी, ठीक है कोई भी ले सकते हैं, से जब निम्न ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में संक्रमण करता है तो वहां हमको हमेशा बामर श्रेणी मिलती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसमें संक्रमण करना चाहिए, n बराबर 2 में करना चाहिए। तो n बराबर 2 में इस तरीके से आ सकता है, n बराबर 3 से भी आ सकता है, n बराबर 4 से आ रहा हो, n बराबर 5 से आ रहा हो, या n बराबर इंफिनिटी से आ रहा हो, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि n बराबर 3 से n बराबर इंफिनिटी तक की किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में संक्रमण करता है तो यहाँ हमेशा बामर श्रेणी मिलती है। क्या मिलती है आपको, बामर श्रेणी मिलती है। और हमसे जो कहा बामर श्रेणी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, n बराबर 2 में संक्रमण होगा। ठीक है, तो n बराबर 2 में संक्रमण होगा, और वो भी द्वितीय रेखा की। तो प्रथम रेखा कहाँ मिलेगी, ये वाली होगी। द्वितीय रेखा कौन सी होगी, ये होगी। तो हमसे इसकी तरंगदैर्ध्य पूछी है, द्वितीय रेखा, ये प्रथम रेखा, ये द्वितीय रेखा। ठीक है, तो हमसे द्वितीय रेखा पूछी यानी इसकी पूछी है। तो ये क्या है, देखो द्वितीय रेखा कब मिलती है, जब n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमण होता है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा n1 का मान वो होता है जिसमें संक्रमण होता है यानी कि 2, और n2 का जो मान होता है जहां से संक्रमण हो रहा है 4 से हो रहा है, क्योंकि हमें द्वितीय रेखा की चाहिए, तो n बराबर 4 से संक्रमण हो रहा है ना, तो इसलिए n2 का मान कितना होगा 4। और हमसे कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, इसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो लैम्डा। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहां से n1 n2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, 1/लैम्डा बराबर r। देखो इसमें कहा रेडबर्ग नेतन r के पदों में, इसलिए r की वैल्यू नहीं रखेंगे, r को ऐसे ले लेंगे। n1 आपका 2 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब हो गया 11/लैम्डा बराबर r 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, r तो ये आपका 16 एलसीएम हो जाएगा, ये आपका 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3/16। यानी कह नहीं सकते हम कि लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से क्या आ जाएगी, लैम्डा। इसे रिवर्स कर देंगे तो इसे रिवर्स कर देंगे हम, ठीक है, ये आ जाएगा 16/3r आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 16/3r, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, और ये हमारा पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इससे अगले जो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, वो जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपको, वो पार्ट नंबर 3 में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए इसमें है दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, जिसको हम द्रव्य तरंग भी कहते हैं। तो उसके लिए हम देखिए क्या देखते हैं कि आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रत्येक प्रकाश के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था भाई। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है, और इन बंडलों या पैकेटों को ही हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो फिक्स होती है, यानी E बराबर h न्यू। ठीक है, यहाँ पर E क्या है, फोटोन की ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक है, ठीक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, फोटोन की क्या है, आवृत्ति है, तो E बराबर h न्यू। तो अगर मान लीजिए कोई एक फोटोन है, ठीक है, और फोटोन है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर h न्यू। अब मान लीजिए फोटोन का द्रव्यमान कितना है, m है। मान लीजिए फोटोन का क्या है, द्रव्यमान है, वो क्या है, स्मॉल m, और वो प्रकाश की चाल से चलता है। भाई आइंस्टीन ने बताया था कि जो फोटोन होते हैं ना, वो सदैव प्रकाश के वेग यानी प्रकाश की चाल से गति करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक फोटोन है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वो गतिशील अवस्था में अर्थात प्रकाश की चाल से चल रहा है। तो वहां पर हम ऊर्जा का फॉर्मूला आइंस्टीन की द्रव्यमान इक्वेशन से देंगे, हम E बराबर mc² से देंगे। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 और 2 से क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा mc² की वैल्यू h न्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो h न्यू बाई c² हो जाएगा। और हमें जो निकालना है, कण का क्या निकालना है, संवेग निकालना है। अतः संवेग निकालना हमें, फोटोन का संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा वेग। फोटोन का वेग कितना होता है, प्रकाश के वेग। तो देखिए p बराबर m, तो m की वैल्यू तो हम यहां से ये रख देंगे, h न्यू बाई c², h न्यू बाई c², न्यू है ये, इनटू c, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, यानी p बराबर h न्यू बाई c हो गया। अब हम जानते हैं p बराबर h, ये जो न्यू अपॉन c होता है ये 1/लैम्डा होता है। यहां लिख देंगे हम न्यू अपॉन c जो होता है 1/लैम्डा होता है। ठीक है, तो इसको क्या कर दे, लैम्डा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, h/लैम्डा हो जाएगा, तो यहां से लैम्डा बराबर h/p हो गया। तो ये क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर मान लीजिए कोई और कण है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, कोई और कण है, फोटोन ना होकर कोई और कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वो v वेग से गति कर रहा है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन संवेग को द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू v, ये v वेलोसिटी है, m इंटू v।
तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी हम ये लिख सकते हैं। अगर फोटोन की जगह कोई और कण है जिसका द्रव्यमान m और वेग v है, तो हम तरंग दैर्ध्य जो होगी उससे संबंधित जो द्विध्रुवी तरंग दैर्ध्य होगी वो क्या होगी, लैम्डा अपॉन एच एम वी होगी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यही होता है हमारा सेकंड पार्ट खत्म। इससे अगला पार्ट हम लेके आएंगे जल्द आपके सामने। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और डियर स्टूडेंट्स, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। इसलिए अपने जो भी बोर्ड की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं साइंस वर्ग के, उन सभी को शेयर करते रहें ये वीडियो, ताकि वो भी तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।